हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JPY एकेडमी। आज के इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम अर्थात लाइफ प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैव प्रक्रम अर्थात लाइफ प्रोसेस। जैव अर्थात जीव या सजीव, प्रक्रम अर्थात जीवों में होने वाली क्रियाएं। तो जैव प्रक्रम को इस प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं। जीवों में होने वाली समस्त क्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाती है। अर्थात जीवों में जितनी भी सारी क्रियाएं होती है, पोषण, श्वसन, परिवहन, इन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप जैव प्रक्रम कहलाता है। अर्थात जीवों में होने वाली समस्त क्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाती है। अब जीव अर्थात जीव का निर्माण कैसे होता है? जीवों का निर्माण कोशिका के समूह से मिलकर उत्तक का निर्माण होता है। पुनः उत्तक से अंग का निर्माण होता है। फिर अंग से अंगतंत्र का निर्माण होता है और विभिन्न अंगतंत्र मिलकर जीव का निर्माण होता है। तो इस प्रकार जीवों का निर्माण कोशिका के समूह से, फिर उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंगतंत्र और विभिन्न अंगतंत्र मिलकर जीवों का निर्माण करते हैं। अब जैव प्रक्रम अर्थात जैव प्रक्रम का प्रकार अर्थात टाइप ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो जैव प्रक्रम मुख्यतः 4 प्रकार के हैं। पहला पोषण अर्थात न्यूट्रिशन, दूसरा श्वसन अर्थात रिस्पायरेशन, तीसरा परिवहन अर्थात ट्रांसपोर्टेशन, चौथा उत्सर्जन अर्थात एक्सक्रेशन। पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, इन सारे जैव प्रक्रम को अलग अलग प्रकार से पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले हम श्वसन के बारे में पढ़ते हैं। श्वसन अर्थात रिस्पायरेशन। तो श्वसन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सेंटेंस जिन्हें जानना जरूरी है। क्या है? जीवन संबंधी क्रियाओं को संचालन के लिए बॉडी को ऊर्जा चाहिए। अर्थात जीवन की जितनी भी क्रियाकलाप होगी उनके लिए हमें ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा की प्राप्ति किनके द्वारा होगी?
तो ऊर्जा की प्राप्ति पोषण के द्वारा होगी। और पोषण के लिए जीव किस चीज को ग्रहण करेगा? तो भोज्य पदार्थ को ग्रहण करेगा। और भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने के बाद उनका वह पाचन करेगा। इस प्रकार ऊर्जा की प्राप्ति पोषण के द्वारा होती है और पोषण के लिए जीव भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं एवं उनका पाचन करते हैं। जब भोज्य पदार्थ का ग्रहण होगा एवं उनका पाचन होगा तो शरीर को क्या मिलेगी? ऊर्जा। अर्थात पचे भोज्य पदार्थ से हमें ऊर्जा का उत्पादन होगा। और ऊर्जा का जब उत्पादन होगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, तब जाकर हमें ऊर्जा की प्राप्ति होगी। श्वसन किसे कहते हैं? ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव O2 ग्रहण करता है तथा CO2 छोड़ता है। यानी कि श्वसन की क्रिया में हम O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। इनके अलावा कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। O2 ग्रहण करने के दरमियान और CO2 छोड़ने के दरमियान कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिनसे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। श्वसन के बारे में आप समझ गए होंगे कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव O2 ग्रहण करता है तथा CO2 बाहर छोड़ता है, जिसके कारण कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है एवं ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब इसी से रिलेटिव है सांस लेना, अर्थात ब्रीथिंग क्या है? तो ब्रीथिंग O2 ग्रहण करना तथा CO2 छोड़ना, यही ब्रीथिंग कहलाता है। तो सांस लेना और श्वसन दोनों में अंतर है। सांस लेना में सिर्फ अर्थात ब्रीथिंग में O2 ग्रहण करना और CO2 छोड़ना, ये ब्रीथिंग कहलाता है। लेकिन श्वसन की प्रक्रिया में O2 ग्रहण करना और CO2 छोड़ना, इनके अलावा कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिससे हमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। भोजन जब ग्रहण किया जाता है तो वह ग्लूकोज में ट्रांसफर होता है और ग्लूकोज में ट्रांसफर होने के बाद ग्लूकोज पुनः पायरूवेट में ट्रांसफर होता है। तो ग्लूकोज से पायरूवेट में ट्रांसफर होने की क्रिया को कहते हैं ग्लाइकोसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिस। और पायरूवेट में निर्माण करने के बाद अर्थात भोजन ग्लूकोज में ट्रांसफर होता है और ग्लूकोज से पायरूवेट में, और पायरूवेट ग्लूकोज से पायरूवेट में ट्रांसफर होने की क्रिया को कहते हैं ग्लाइकोसिस। पायरूवेट के बाद एटीपी अणु के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा संचित रह जाता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस अर्थात ऊर्जा घर भी कहते हैं। तो इस प्रकार श्वसन की क्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न हो जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भोजन ग्लूकोज में ट्रांसफर होता है और ग्लूकोज पुनः किस में ट्रांसफर होता है? पायरूवेट में। और ग्लूकोज से पायरूवेट में ट्रांसफर होने की क्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिस। और पायरूवेट से एटीपी अणु के रूप में जो निर्माण होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में संचित रहता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस अर्थात ऊर्जा घर कहते हैं।
तो श्वसन की क्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। अब श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। तो श्वसन दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सीशोषण जिन्हें हम वायवीय शोषण भी कहते हैं, अनॉक्सीशोषण जिन्हें अवायवीय शोषण कहते हैं। वायवीय शोषण अर्थात O2 की उपस्थिति होती है और अनॉक्सीशोषण अर्थात अवायवीय शोषण, इसमें O2 की अनुपस्थिति होती है। तो ऑक्सीशोषण के बारे में, यह क्रिया O2 की उपस्थिति में होती है और यह क्रिया मनुष्य और जानवरों में संपन्न होती है और इनका अंतिम उत्पाद CO2 प्लस H2O तथा अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, अर्थात 38 ATP अणु ऑक्सीशोषण में निष्कासित होती है। अनॉक्सीशोषण अर्थात अवायवीय शोषण, यह O2 की अनुपस्थिति में होती है। अनॉक्सीशोषण की क्रिया O2 की अनुपस्थिति में होती है और यह क्रिया इष्ट और मांसपेशियां दोनों में होती है। इष्ट में अगर यह क्रिया होती है अनॉक्सीशोषण, तो अंतिम उत्पाद के रूप में एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 का निर्माण होता है। एथेनॉल का सूत्र C2H5OH। और अनॉक्सीशोषण में कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, अर्थात 2 ATPN। जब मांसपेशियों में अनॉक्सीशोषण होता है तो इन लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, अर्थात C3H6O3। ऑक्सीशोषण अर्थात वायवीय शोषण किसे कहते हैं? तो श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें O2 की उपस्थिति हो तथा भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को ऑक्सीशोषण अर्थात वायवीय शोषण कहते हैं, अर्थात भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो भोज्य पदार्थ किस रूप में बनता है? जब भोजन ग्रहण करते हैं तो ग्लूकोज के रूप में ग्लूकोज के रूप में निर्माण होता है, अर्थात C6H12O6। और O2 की उपस्थिति होगी, ग्लूकोज में O2 की उपस्थिति होगी, अर्थात किस चीज़ का निर्माण होगा? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण होगा 6H2O प्लस अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होगा, अर्थात 38 ATP अणु। तो ऑक्सीशोषण में O2 की उपस्थिति में संपन्न होती है तथा भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, अर्थात C6H12O6 प्लस O2 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा 38 ATP अणु के रूप में निर्माण होता है। और अनॉक्सीशोषण अर्थात अवायवीय शोषण, तो श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें O2 की अनुपस्थिति हो उसे अनॉक्सीशोषण कहते हैं, अर्थात अनॉक्सीशोषण की क्रिया O2 की अनुपस्थिति में होती है। तो O2 की जब अनुपस्थिति होगी अर्थात C6H12O6 ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होगा, तो इस स्थिति में किस चीज़ का निर्माण होगा? तो इथाइल अल्कोहल अर्थात
C2H5OH प्लस ऊर्जा 2 ATP अणु के रूप में कम मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो आप ठीक ढंग से समझ गए होंगे ऑक्सी एवं अनॉक्सी श्वसन के बारे में। चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सी तथा अनॉक्सी में अंतर। इसी से रिलेटिव सवाल है। ऑक्सी शोषण और अनॉक्सी शोषण में क्या अंतर है? तो ऑक्सी शोषण के बारे में हम जान चुके हैं कि यह शोषण O2 की उपस्थिति में होता है और अनॉक्सी शोषण O2 की अनुपस्थिति में होती है। ऑक्सी शोषण में 38 ATP अणु का निर्माण होता है और अनॉक्सी शोषण में 2 ATP अणु का निर्माण होता है। ऑक्सीशोषण का अंतिम उत्पाद CO2 तथा जल होता है और अनॉक्सीशोषण का अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल होता है। यह 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडोनेसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP क्या है? यह कार्बनिक यौगिक है जो मनुष्य के साथ साथ पेड़ पौधे जानवरों की कोशिका में पाया जाता है। इसका कार्य कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करना होता है। इसी से संबंधित सवाल, ATP को ऊर्जा मुद्रा क्यों कहते हैं? अर्थात एडोनेसिन ट्राइफॉस्फेट को ऊर्जा मुद्रा क्यों कहते हैं? तो श्वसन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का संचय ATP अणुओं के रूप में होता है। जब हम श्वसन की प्रक्रिया संपन्न करते हैं तो ऊर्जा का निर्माण होता है। तो वह किस रूप में निर्माण होता है? तो ATP अणु के रूप में निर्माण होता है, जिनका जीव आवश्यकतानुसार उपयोग करता है। इसीलिए हम ATP को ऊर्जा मुद्रा कहते हैं और यह माइटोकॉन्ड्रिया में संचित रहता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं। अब जंतुओं में श्वसन। जंतुओं में श्वसन, तो जंतु एक कोशीय और बहुकोशीय जंतु है। एक कोशीय जंतु के बारे में पहले जानते हैं। एक कोशीय जीव में श्वसन की प्रक्रिया विसरण क्रिया द्वारा संपन्न होती है और बहुकोशीय जीवों में सरल बहुकोशीय जीव भी आते हैं। इनमें श्वसन की प्रक्रिया भी विसरण क्रिया द्वारा संपन्न हो जाती है। लेकिन जटिल बहुकोशीय जीवों में श्वसन की प्रक्रिया मुख्यतः 3 माध्यम से संपन्न होती है: ट्रेकिया, गिल्स, फेफड़ा। ट्रेकिया के माध्यम से कीड़े मकोड़े, टिड्डा एवं तिलचट्टा श्वसन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। ऑब्जेक्टिव में अक्सर ये क्वेश्चन आता है, कीड़े मकोड़े की श्वसन क्रिया किससे संपन्न होती है? तो ट्रेकिया से। या टिड्डा या तिलचट्टा की श्वसन प्रक्रिया किससे संपन्न होती है? तो ट्रेकिया से। और मछलियाँ अपनी श्वसन की प्रक्रिया गिल्स के माध्यम से संपन्न करती है और फेफड़ा से मनुष्य एवं उच्च श्रेणी के जीव अपना श्वसन की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। अब अगला सवाल है क्वेश्चन, जब हमारी पेशियों में O2 की कमी हो
तो उस समय पायरुवेट के अपघटन के चरण को लिखें। तो जब हमारी पेशियों में O2 की कमी होती है तो आंशिक रूप से ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिससे कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अर्थात भोजन का रूपांतर ग्लूकोज में होता है और ग्लूकोज का रूपांतरण पायरुवेट में होता है। जब पायरुवेट में होता है O2 की अनुपस्थिति में, तो ATP ऊर्जा के रूप में निर्माण होता है, जिससे लैक्टिक अम्ल का भी निर्माण होता है, साथ साथ बहुत कम मात्रा में अर्थात 2 ATP अणु में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। हमारी पेशियों में अकड़न कैसे आ जाती है, अथवा इन्हीं क्वेश्चन को ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि लगातार दौड़ने से व्यक्ति की पेशियां में दर्द क्यों होता है। जब पेशियां अधिक सक्रिय हो जाती है तब पेशियां में O2 की कमी हो जाती है। जब लगातार हम दौड़ते हैं या कोई हार्ड वर्क करते हैं तो उनके दौरान पेशियों में O2 की कमी हो जाती है। तब जब O2 की कमी होगी तो कौन सा शोषण होगा, तो अनॉक्सी शोषण होगा। जब अनॉक्सी शोषण होगा तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा, और लैक्टिक अम्ल का जैसे ही निर्माण होता है बॉडी में, तो पेशियों में दर्द शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब पेशियां अधिक सक्रिय हो जाती है तब पेशियां में O2 की कमी हो जाती है, तब पेशियों में अनॉक्सी शोषण होता है तथा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसके कारण पेशियों में दर्द होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।